Ladies and gentlemen, I am today joined by Chhattisgarh's Chief Minister, Mr. Vishnudev Sai, who is in Delhi on a whirlwind tour to attract investments for his summit. This is his first visit to Delhi for an investor summit. Vishnudev Sai ji, namaste. Thank you very much. आपको भी नमस्कार. थैंक यू वेरी मच, आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में एनडीटीवी के लिए टाइम निकाला. जी धन्यवाद. मुझे ये बताइए कि ये इन्वेस्टर समिट के लिए आपकी पहली दिल्ली यात्रा है. अभी आपकी सरकार को 1 ही साल हुआ है आए हुए, तो कैसा रिस्पांस आज की आपकी जो मीटिंग थी उसमें लोगों का रहा? जो लोग इन्वेस्टर्स या जो बड़े उद्योगपति या इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आए, किस तरह का रिस्पांस रहा? पिछले 13 दिसंबर को हमारी सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ, जिसको हम लोग जनादेश पर्व के रूप में मनाए. और इस 1 साल में ही हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2023 लॉन्च की है. और इस उद्योग नीति को हमारे जो प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं श्री लखनलाल देवांगन जी और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत और बहुत से लोगों से परामर्श करने के बाद ये नीति बनाई है, जिसको लॉन्च कर चुके हैं. और इसके बाद आज पहली बार देश की राजधानी दिल्ली में आज इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें करीब उद्योग जगत के 150 से ज़्यादा उद्यमी शामिल हुए थे. और हमारी सरकार की पूरी टीम, हमारे साथ हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के सीएस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग के सचिव और सारे अधिकारी उपस्थित थे. 2 उद्योगपति भी छत्तीसगढ़ से आए थे, बहादुर अली और पंकज साडा जी, और उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. और हमारे अधिकारी बहुत विस्तार से नई उद्योग नीति उद्योगपतियों के सामने में रखे और छत्तीसगढ़ प्रदेश के विषय में भी बहुत विस्तार से हमारे अधिकारी बात को रखे. और हमारे जो उद्योगपति आज शामिल हुए थे इस इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम में, उनको बहुत अच्छा लगा. हमारी उद्योग नीति भी अच्छी लगी, हमारा प्रदेश भी अच्छा लगा. और चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य एक बड़ा सुंदर राज्य भी है, जो खनिज संपदा से, वन संपदा से भरपूर है. वहाँ पर लोहा है, कोयला है, गोल्ड भी है, डायमंड भी है, टीना है, अभी लिथियम भी वहाँ पर मिला है. और सैकड़ों तरह के वनोपज भी हैं. आज 44% भूभाग वनों से आच्छादित है. वहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है. मेहनत कश किसान लोग हैं. तो बड़ा सुंदर प्रदेश है और उद्योग के लिए बहुत उचित वातावरण है. और हमारे जो उद्योगपति आज आए थे बहुत प्रभावित हुए हैं. और हम लोगों ने आग्रह किया उनसे छत्तीसगढ़ आने के लिए और छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने के लिए. वैसे मैं यहाँ ये अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि मुख्यमंत्री ज़रूर दिल्ली पहली बार इन्वेस्टर समिट के लिए आए होंगे, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ आप केंद्रीय कैबिनेट का भी हिस्सा रहे हैं. बिफोर यू बिकेम द चीफ मिनिस्टर, आप यू वर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिस्टर मोदीज़ कैबिनेट हेयर जी. एंड दिल्ली के एक्सपीरियंस की कोई कमी हो ऐसी बात नहीं है. दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा मुख्यमंत्री जी कि इन्वेस्टर समिट को लेकर के राज्यों में कंपटीशन है. प्रधानमंत्री मोदी का भी कहना है कि ये कंपटीशन होना चाहिए, राज्य कॉम्पीट करेंगे तभी जाकर के लोग इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ जाएंगे. तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ जो है, जो कि एक तरह से हार्ट ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान का दिल है जी, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं? आप क्या ऐसा दे सकते हैं? क्योंकि कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उस स्टेट की, जिसके बारे में मैं आपसे भी बात करूँगा, लेकिन एडवांटेजेस क्या हैं जिसके चलते उद्योगपतियों को आपके स्टेट में आके इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा, वन संपदा से भरपूर है. अनेकों तरह के मिनरल्स वहाँ पर हैं. वहाँ पर सरप्लस बिजली है, पानी है, वहाँ पर लेबर हैं और
बड़ी बात यह है कि जो नई उद्योग नीति है उसमें हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम लागू किए हैं, जिसमें उद्योगपतियों को परेशानी नहीं होगी, समय का बचत होगा। एक जगह आवेदन करेंगे तो उनकी आवश्यकता के सारे कागजात उनको मतलब उपलब्ध हो जाएंगे। और उसमें महिला उद्यमी, एसटी, एससी, दिव्यांगजन, हमारे रिटायर आर्मी के लोग, अग्निवीर के रिटायर लोग, ऐसे लोगों को रियायत दिए हैं। और उसमें जो 1000 करोड़ और उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा और अपने उद्यम में 1000 लोगों को रोज़गार देगा, उनको और विशेष तरह की सुविधा देंगे। और जो हमारा बस्तर इलाका है जो ट्राइबल बाहुल्य है, और वहाँ पर अगर कोई उद्यम खड़ा करेगा तो उनको और रियायत देंगे। इस तरह की बहुत सारी सहूलियतें नई औद्योगिक विकास नीति में है। तो ये सब निश्चित रूप से उद्यमियों को आकर्षित करने वाली हमारी नीति है। एक और चैलेंज जिसको आपकी सरकार काफ़ी काम करती रही है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में रेल लाइनों का बड़ा विस्तार करने की ज़रूरत है, और आप लोग रेल मंत्रालय को इस बारे में लिखते भी रहे हैं। कुछ नई रेल परियोजनाओं पे वहाँ काम भी हो रहा है जी। और एयर कनेक्टिविटी वगैरह पे भी आपने काम किया है, जैसे जगदलपुर के हवाई अड्डे को पूरी तरह से डेवलप करने की कोशिश है इसी तरह से। और रायपुर के एयरपोर्ट की तो विवेकानंद एयरपोर्ट को तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की डिमांड चलती रहती है, बात होती रहती है जी। तो आपको क्या लगता है कि अभी आप कनेक्टिविटी में सुधार का जो काम है वो कितने समय में पूरा कर पाएंगे? बिकॉज कनेक्टिविटी मुख्यमंत्री जी एक ऐसी चीज़ है जो कि उद्योगपतियों को सबसे ज़्यादा चाहिए होगी अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो। देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, और सौभाग्य की बात है कि अभी डबल इंजन की सरकार है, और अब हम लोग अपनी मांग को भारत सरकार के सामने में ला रहे हैं। तो भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और भारत सरकार का भी मिल रहा है। सभी विभागों में हम लोगों को जो हमारी समस्या हैं उस पर गंभीरता से सुना जा रहा है। अभी रोड कनेक्टिविटी के लिए इस 1 साल के अंदर में 20,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा हमारे जो भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री हैं आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने स्वीकृत किया है, जिसमें नए नेशनल हाईवे भी हैं, कुछ जो बस्तर इलाके का रोड है उसका चौड़ीकरण का भी है, रायपुर जैसे शहर में ओवर ब्रिज का भी है। तो इस तरह से 20,000 करोड़ उन्होंने दिया है। और रेलवे के क्षेत्र में भी नई नई रेल परियोजनाओं के लिए और दोहरीकरण के लिए, ये सब के लिए भी जितना पैसा पहले कई वर्षों में नहीं मिला उतनी राशि पिछले 1 वर्षों में मिला है। सिविल एविएशन के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हो रहा है। वहाँ पर हम लोग जो अपना राजधानी का एयरपोर्ट है रायपुर, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मांग किए हैं, उस पर भी हम लोग को आश्वासन मिला है। फिर आपका रायपुर से जगदलपुर जो बस्तर क्षेत्र को जोड़ता है, वहाँ पर हवाई सुविधा शुरू हो गई है। बिलासपुर जो हमारे प्रदेश की न्यायधानी है, वहाँ से भी हवाई यात्रा शुरू हो गई है। अभी पिछले 19 दिसंबर को अंबिकापुर से भी हवाई यात्रा शुरू हो गई है। तो इस तरह से एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हो रहे हैं। बाकी सभी विभागों में भारत सरकार का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, और हमको पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी हर क्षेत्र में तेज़ी से विकास करेंगे। मुख्यमंत्री जी, एक तो इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्री के कई सारे अपने आपस के कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं कि पोल्यूशन होगा, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री होगी, इस तरह की। लेकिन एक छत्तीसगढ़ की जो धरोहर है या एडवांटेज है, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, उसमें सिर्फ कनेक्टिविटी चाहिए आप लोगों को जी। उसके बारे में अभी गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा, वहाँ जब गए थे तो अमित शाह जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या ख़त्म हो तो कश्मीर से ज़्यादा लोग यहाँ टूरिज़्म के लिए आएँ, इतना सुंदर है। ऐसा उन्होंने अपनी भाषण में अभी हाल फिलहाल में ही गए थे वहाँ पे। और टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है मुख्यमंत्री जी, आप मेरी बात से अग्री करेंगे मुझे लगता है, कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए और कनेक्टिविटी हो जाए और सिक्योरिटी हो जाए तो किसी भी तरह के पोल्यूशन के बिना, किसी भी तरह के और
ज़मीन के विस्थापन के बिना, लैंड एक्वायर करे बिना बहुत सारा काम हो सकता है। तो टूरिज़्म को लेकर के आपकी सरकार क्या कर रही है और क्या चाहेगी आगे बढ़ाना टूरिज़्म को लेकर सरकार, और उसके लिए पब्लिसिटी भी एक बड़ी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जी, छत्तीसगढ़ में टूरिज़्म के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। आपका जैसे आपने कहा कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी बस्तर के विषय में चर्चा किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है। बस्तर ऐसा सुंदर जगह है जहां नक्सली समस्या दूर हो जाए, जो कि होने वाली है। आने वाला 2026 मार्च को हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया है नक्सलवाद को ख़त्म करने का, और हम लोग जिस मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, हमारे सुरक्षा बल लड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। उसके बाद हमारा बस्तर पूरा स्वर्ग हो जाएगा। वहाँ पर अच्छे अच्छे वाटरफॉल हैं। वहाँ का जो चित्रकूट का वाटरफॉल है, जिसको एशिया का नियाग्रा फॉल से तुलना करते हैं, और भी अनेकों वाटरफॉल हैं। कई वहाँ धार्मिक स्थल हैं। भगवान राम अपने वनवास काल के 14 वर्षों में 10 वर्षों तक उस क्षेत्र में बिताए। तो वहाँ माता सबरी का भी आश्रम है, जहाँ भगवान राम ने जूठे बेर खाए थे, और अनेकों उधर गुफा वगैरह हैं। उसी तरह से हमारा सरगुजा संभाग भी है। सरगुजा संभाग में भी पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, और सरकार उस पर ध्यान भी दे रही है। अभी हम लोग पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिए हैं। और एक चीज़ और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि जो विश्व पर्यटन संस्था है, उन्होंने अभी 60 कंट्री में 20 गाँवों का चयन किया है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का एक गांव धुड़मारास, वो भी मतलब सेलेक्ट हुआ है। ये गौरव की बात है। अब विश्व पर्यटन संस्था का भी निगाह छत्तीसगढ़ पर्यटन की ओर है, और भारत सरकार से भी पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी हम लोगों को पैसे मिल रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो पर्यटन, जिसमें कोई प्रदूषण भी नहीं होता है, आपने सही कहा कि खाली कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। और मैं बता चुका हूँ कि डबल इंजन की सरकार में रहने के बाद 1 साल में बस्तर क्षेत्र में भी काफ़ी रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी तीनों में विस्तार हुआ है, और इसमें अधिकांश लोगों को रोज़गार भी मिलता है। इस पर सरकार की पूरी चिंता है। तो आपने ये जिस गांव का अभी जिक्र किया मुख्यमंत्री जी, इसका मेंशन किया आपने, इसमें क्या खास बात है? क्यों वर्ल्ड टूरिज्म संस्थान ने इसको चुना है? क्या ऐसी खास बात है? अब देखिए, अभी हम भी उस गांव में पहुंचे नहीं हैं, और ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन ये है कि वो हेरिटेज, वहाँ पर हेरिटेज गांव है वो, और इस नाते उसका सिलेक्शन हुआ है। हम जल्दी ही उस गांव में पहुंचेंगे। और ये बताइए मुख्यमंत्री जी कि बाकी जो आपके टूरिज़्म के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा आएगा, वो आएगा ये कि पुरानी छवि जो छत्तीसगढ़ की है वो नक्सलवाद से जोड़कर देखी जाती है। कुछ लोग बस्तर के इलाके को पहले नक्सलगढ़ भी बोलते थे। अभी आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री, इन्होंने गृह मंत्री जी ने भी अभी कहा कि 2026 तक हम उसका सफाया कर लेंगे। लेकिन आप वहाँ के लोकल नेता हैं, ट्राइबल नेता हैं, बड़े नेता हैं, आपने ज़मीन से जुड़ के बड़ा लंबा सफ़र एक तय किया है। आपको लगता है कि ये रियलिस्टिकली संभव है कि 2026 तक आपकी सरकार नक्सलवाद का सफाया कर लेगी? ऐसे दावे पास्ट में बहुत हुए हैं मुख्यमंत्री जी। मुझे पूरा भरोसा है, और आप ये भी स्वीकार करेंगे कि जिस तरह की लड़ाई पिछले 1 वर्षों में छत्तीसगढ़ की सरकार और हमारे सुरक्षा बल लड़े हैं, तो उससे आपको भी ये विश्वास होता होगा कि संभव हो जाएगा। और हम लोग को सिर्फ मतलब नक्सलियों को गोली से मारने की बात नहीं कर रहे हैं, उनको आह्वान कर रहे हैं कि आप विकास के मुख्यधारा से जुड़िए और एक गोली बारूद की भाषा को छोड़िए। तो उसका भी असर हो रहा है। आज 1 वर्षों में 1,500 से ज़्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है, और हम लोग उस क्षेत्र में विकास की भी बात कर रहे हैं। आज नियद नेलानार योजना, नियद नेलानार गोंडी भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। और इस योजना के माध्यम से जो 5
ज़िले हैं और जो संवेदनशील गांव हैं, वहाँ सब जगह हम लोग सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। इसके पहले वहाँ पर विकास पहुंचती नहीं थी, लेकिन इस योजना के माध्यम से लगातार वहाँ सड़कें बना रहे हैं, घरों में बिजली पहुंच रही है, घरों में नल द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, वहाँ स्कूल बंद पड़े थे उनको खुलवा रहे हैं, अस्पताल खुलवा रहे हैं, वहाँ राशन पहुंच रहा है, राशन कार्ड बन रहे हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी भी मतलब होके आए तो वहाँ स्कूल का विजिट किए, आंगनबाड़ी का विजिट किए, एक राशन दुकान का भी विजिट किए और लगातार सुरक्षा कैंप खोले जा रहे हैं। 37 से ज़्यादा सुरक्षा कैंप अभी एक खुल चुके हैं 1 वर्षों में, उसके पहले और खुले हैं। और सुरक्षा कैंप जहाँ भी खुल रहे हैं उसके 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहाँ से नक्सली भाग जाते हैं और वहाँ पर अपने सुरक्षा बलों का कब्जा हो जाता है। तो इस तरह से मुझे पूरा भरोसा है कि मार्च 2026 तक निश्चित रूप से हम लोग नक्सलवाद का खात्मा करने में सफल होंगे और लगातार जो पीड़ित लोग हैं, जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, उनके लिए हम लोग बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने भारत सरकार से गुहार लगाया था कि इनके लिए अलग से आवास की व्यवस्था हो और आपको बताते हुए गौरव हो रहा है कि 15,000 प्रधानमंत्री आवास इनके लिए अलग से भारत सरकार हमारे गृह मंत्री जी ने स्वीकृत कराया है। तो इस तरह से सारी सुविधा, उनका स्किलिंग का भी हम लोग चिंता कर रहे हैं कि जो आत्मसमर्पण किए हैं उनको मतलब स्किलिंग करा के कोई ना कोई रोज़गार से उनको जोड़ने का काम करेंगे ताकि उनका भविष्य आगे ठीक रहे। और नौकरी भी दे रहे हैं। 4th क्लास में जो पीड़ित परिवार हैं, उनके जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। इस तरह से सरकार उनके लिए बिल्कुल चिंतित है। अभी एक बस्तर ओलंपिक खेल हुआ जिसमें 1,65,000 18 से लेकर 45 साल के जो युवा उन्होंने पंजीयन कराया और वो खेल में भाग लिए, जिसमें महिलाओं की संख्या आधी थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र के युवा लोग भी और लोग भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, एक बार बताइए, आप खुद ट्राइबल हैं, इसलिए मैं आपसे और ये जब सवाल पूछता हूँ कि ऐसा तो कहीं नहीं कि कहीं विकास के ज़्यादा ज़ोर से पुश करने की वजह से या सिक्योरिटी कैंप्स की ज़्यादा पुश करने की वजह से कुछ ट्राइबल लोगों का नुकसान हो जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज सुरक्षा कैंप में भी, एक सुरक्षा कैंप में रात बिता के आया, गांव वालों से मिला और लगातार उनसे संपर्क हमारा है। सब सरकार के जो कदम उठ रहे हैं उससे खुश हैं। सब जगह विकास पहुंच रहा है, राशन पहुंच रहा है, सड़क, बिजली, पानी सब पहुंच रहा है, तो लोग खुश हैं। अब एक पर्सनल सवाल आपसे कर लेता हूँ मुख्यमंत्री जी। एक टाइम था जब आप MP थे और आपका जो घर है वो माना जाता था एक तरह से एम्स का रिजर्वेशन सेंटर, कि जो भी जिसको भी एम्स में बुकिंग चाहिए हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, वो आपके घर में आके ठहर जाता था और आप वो सारे बंदोबस्त करवाते थे। तो बतौर मुख्यमंत्री भी वो कार्यक्रम चल रहा है कि यहाँ वो जिम्मा शासन ने ले लिया है? देखिए, 1999 में पहली बार जब हम सांसद के रूप में चुन के भारत के पार्लियामेंट में पहुँचे तो उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय पूरे देश में अकेला एक ही एम्स होता था दिल्ली में और इतना लोड होता था, देश भर के लोग यहाँ पर इलाज कराने आते थे और स्वाभाविक है कि हमारे क्षेत्र से भी आते थे और उस समय सांसद के नाते लोग भरे रहते थे। और जब हम 14 से लेकर 19 के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहले शासन के कार्यकाल में MOS के रूप में काम किए तो उस समय तो जब सांसद थे तब भी इनके लिए अलग से रूम की व्यवस्था किए थे, अलग से इनके भोजन की व्यवस्था करते थे। तो भारी संख्या रहती थी इलाज कराने वालों का, लेकिन उस समय हम लोग आग्रह किए थे आदरणीय प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी से कि प्रदेश प्रदेश में भी एम्स खोला जाए ताकि मतलब ये जो लोड है यहाँ का दिल्ली के एम्स में वो थोड़ा कम होगा। तो उसी साल उन्होंने 6 एम्स की स्वीकृति दी थी, जिसमें एक एम्स छत्तीसगढ़ में भी था और आज वो
और रन कर रहा है और बहुत अच्छे से रन कर रहा है। तो आज भी मैं जब मुख्यमंत्री के दायित्व में हूँ तो रायपुर में कुनकुरी सदन अलग से बनाए हैं। कुनकुरी सदन में हमेशा प्रदेश के लोग और विशेषकर हमारे जसपुर ज़िले और हमारे विधानसभा के जो बीमार जन हैं वो आते हैं और वहाँ हमारे लोग लगे हैं। उनको मतलब किसी भी तरह से बीमारी के इलाज में परेशानी नहीं हो तो सारा लाइन अप करते हैं और सरकार की जो योजना है स्वास्थ्य के लिए उन योजनाओं का लाभ भी दिलाते हैं। और ये मेरी एक तरह से हॉबी भी है, इसको करके हमको बड़ा सुकून भी मिलता है, इसलिए आज भी वो काम जारी है। मुख्यमंत्री जी, एक राजनीतिक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। आप राजनीतिक लीडर हैं तो एक राजनीतिक सवाल पूछना ज़रूर बनता है मेरा। हाल फिलहाल में पार्लियामेंट में बहुत हंगामा मच गया इस बात को लेकर के कि अमित शाह जी जो बोले अम्बेडकर जी को लेकर के उन्होंने बहुत उनके इंसल्ट कर दी, उनकी जो है उनकी भाषा और उनकी शैली को लेकर बड़ा कोहराम मचा हुआ है सब तरफ से। भाजपा का ये कहना है कि उनकी जो स्पीच है उसका एक सेलेक्टिव हिस्सा निकाल करके उसको फेंका जा रहा है सब तरफ, ये करने के लिए कि लोगों को उससे आक्रोशित करने के लिए, और ऐसा कोई इरादा गृह मंत्री का नहीं था। आप खुद एक ट्राइबल लीडर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात है, मैं समझता हूँ आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं। तो आज जितना उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुई है उतना कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई है। चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, कांग्रेस ने तो इतना तक कि जो देश का पार्लियामेंट था वहाँ इनका चित्र तक भी नहीं लगाया था। और लगातार उनको जब वो जीवित थे तो अपमान करने का ही काम कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन जब हम लोगों की सरकार आई तो जो इनके जन्म, शिक्षा, दीक्षा और निर्वाण ये सब जगह को पंच तीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम हमारी भारत सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज मध्य प्रदेश में मऊ जो इनका जन्मस्थली है, लंदन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वहाँ को भी स्मारक बनाया गया है। और बॉम्बे, दिल्ली, पुणे जहाँ भी इनका वो हुआ शिक्षा, दीक्षा, ये सब निर्वाण, वो सबको पंच तीर्थ के रूप में आज हमारी सरकार ने स्थापित करने का प्रयास किया है। तो आज पूरी बात देखना चाहिए। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करें। संसद में इस बार कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि धक्का मुक्की की नौबत आ गई और फिजिकल लोग हो गए, और आपके दो भाजपा के साथी तो अस्पताल भी पहुंच गए, और कांग्रेस वालों का भी कहना था कि उनके नेता जो खड़गे जी हैं उनके ऊपर भी हमला हुआ। तो आपको लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, एक बार सबको पीछे होकर के सोचना चाहिए कि संसद को किस दौर से गुजरना पड़ा? बिल्कुल, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण ही है। देश का पार्लियामेंट सबसे बड़ी पंचायत है, न्याय का मंदिर है, और लाखों लोगों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर सांसद बन के आते हैं। और आज हमको लगता है कि कांग्रेस और इंडी के लोग लगातार हार से बौखलाए हुए हैं और इस तरह से अमर्यादित आचरण करते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। इस तरह से मतलब नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में से एनडीटीवी के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद।